हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 25 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 25 अगस्त, तो शुरुआत करेंगे जन्मदिन से, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जन्मदिन की, फिर चलेंगे जयंती और पुण्यतिथि पर। तो जयंती और पुण्यतिथि से बात करने से पहले हम जन्मदिन के बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम तो हमारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। नाम क्या है इनका? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के बारे में आपको पता ही होगा। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। किस रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है? तो ये हमारे भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी हैं। ये पहलवान अभी थोड़े ही दिन पहले काफी वायरल हुई थी, आपको पता ही होगा। ओलंपिक खेलों में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, रिकॉर्ड भी बना दिया। फाइनल में पहुंचकर कोई भी महिला पहलवान खिलाड़ी फाइनल में नहीं पहुंची थी। विश्व में जो किसी से ना हारी हो, उस महिला को इन्होंने हराया था। यहां पर आप ये देख भी सकते हैं, है ना। ओलंपिक खेलों की बात करेंगे थोड़ी सी। पहले आप ये बता दीजिएगा कि भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, जल्दी से बताओ। अगर आपने यहां पर लिखा होगा चरखी दादरी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वहां पर एक गांव पड़ता है बलाली। बलाली गांव से संबंध रखती हैं विनेश फोगाट। और ये जो बहनें हैं, फोगाट बहनें, इन पर एक मूवी भी बनी, आपको पता होगा। दंगल मूवी का नाम है, जिसमें आमिर खान ने भूमिका निभाई थी इनके पिता की। फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए जानी जाती हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2016 में। अर्जुन पुरस्कार इनको कब दिया गया? 2016 में। और इनको ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2020 में। ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उस पुरस्कार को ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं, जो इनको 2020 में दिया गया। आपको इनकी जो बहनें हैं, चचेरी बहनें, उनके बारे में पता होगा। बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रितु फोगाट, है ना। तो यहाँ पर ये चित्र देख लीजिए, ये है ओलंपिक खेलों का। ओलंपिक खेलों में इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फाइनल में ये खेल नहीं पाई थी। 100 ग्राम वजन इनका ज्यादा उसमें काउंट किया गया, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर इनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई। अदरवाइज एक सिल्वर मेडल तो कम से कम हमारे पास था ही। अगर ये लड़ती तो उम्मीद थी कि गोल्ड भी हमारे हिस्से में आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा पेरिस ओलंपिक के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। ओलंपिक खेल पेरिस में कब से कब तक हुए? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चले। ये पेरिस ओलंपिक का थोड़ा सा आपको विहंगम दृश्य हम दिखा रहे हैं। ये जो है वो टावर कौन सा है? ये जिसे हम एफिल टावर के नाम से जानते हैं,
जो कि बड़ा प्रसिद्ध टावर है फ्रांस का, है ना। तो कई बार सीधा स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, एफिल टावर कौन से देश में स्थित है, तो फिर आपको लिख देना है फ्रांस। अब चलो एक क्वेश्चन आप बताएंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक के बारे में। पेरिस ओलंपिक के इस सत्र में किस देश के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया? विच कंट्रीज प्लेयर्स हैव सेट ए रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट मेडल इन दिस सीजन ऑफ पेरिस ओलंपिक। अगर आपने लिखा होगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना दोनों के गोल्ड मेडलों की संख्या बराबर थी। इनके पास भी 40 गोल्ड मेडल थे और चाइना के पास भी 40 थे। फिर जब हम सिल्वर मेडल को काउंट करते हैं तो सिल्वर मेडल ज्यादा थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 44, वहीं जब चाइना की बात करें तो 27। उसके बाद से तो आपको पता लग ही गया कि यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे आएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए टोटल नंबर्स ऑफ मेडल कितने हैं तो 126 मेडल जीते इस ओलंपिक खेल में यूनाइटेड स्टेट्स ने। चाइना दूसरे नंबर पे रहा 91 मेडल्स के साथ, जापान तीसरे नंबर पे रहा 45 मेडल के साथ, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे रहा। ठीक है ना। तो इसमें आपको बातें जो ध्यान में रखनी है, अब भारत जो है वो कौन से नंबर पे रहा? 71वें नंबर पे रहा। और कितने मेडल हमारे हिस्से में आए? 6 मेडल हमने जीते टोटल। 5 उनमें से ब्रॉन्ज मेडल थे, एक सिल्वर मेडल था। वो सिल्वर मेडल कौन लेकर आया था? तो आपको पता है हमारे एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने अब सिल्वर मेडल जीता था। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब की बार टोक्यो ओलंपिक में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास अच्छा रहा। और अब की बार पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में अहमद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। भारत के अगर हम मेडल्स की बात करें तो यहां पर आपको दिखाए गए हैं। एथलेटिक्स में कितने मेडल जीते तो आपको पता है एक, और ये मेडल कौन सा है तो आपको पता है ये है सिल्वर मेडल। कौन लेकर आया ये? अभी मैंने आपको बताया है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता में बड़ी चर्चा में रहा, है ना। अब शूटिंग की बात करते हैं तो शूटिंग में हमने 3 मेडल जीते हैं इस बार, और तीनों के तीनों जो हैं वो शुरुआती दौर के मेडल थे। पहला मेडल जो जीता पेरिस ओलंपिक में, जिससे हमने खाता खोला हमारे भारत का, तो शूटिंग में कौन जीतता सबसे पहले? मनु भाकर। मनु भाकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का खाता खोल दिया पेरिस ओलंपिक में। दूसरा मेडल भी मनु भाकर ने जीता, लेकिन सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, जिसे हम मिश्रित प्रतियोगिता कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तीसरा मेडल शूटिंग का ही था, और वो मेडल किसने जीता? स्वप्निल कुशाले ने जीता। तो 3 मेडल हमारे किसके हो गए? शूटिंग के हो गए। हॉकी में जो हमारी हॉकी की टीम है, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता तो आपको पता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन कप्तान नेतृत्व कर रहे थे इस ओलंपिक खेल में हॉकी की टीम का? तो नाम आएगा हरमनप्रीत सिंह, है ना। और रेसलिंग की बात की जाए तो रेसलिंग में भी हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, जो कौन जीता? तो नाम आएगा अमन सहरावत का। अमन सहरावत। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइएगा, पेरिस ओलंपिक का खेल तो हो गया, 33वां संस्करण ये संपन्न हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के 34वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिर आप ये बताइएगा जल्दी से, कौन सा करेगा? तो अगर आपने इसमें लिखा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कहां पे होंगे ये अगले खेल? लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस में कब होंगे? 2028 में होंगे, 2024 में पेरिस में हुए हैं। इसका मतलब क्या है? 4 सालों बाद ये ओलंपिक खेल आते हैं। प्रत्येक 4 सालों बाद ये आयोजित किए जाते हैं। और जब लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, उस समय 5 नए खेलों को भी ऐड किया जाएगा। क्रिकेट भी उसमें से एक है। क्रिकेट का T20 फॉर्मेट उसमें शामिल किया जाना है।
अब ओलंपिक खेलों के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी हासिल करनी है, पूरी मतलब शुरू से लेकर ये 2028 के वर्तमान में जो अपडेट आए हैं उन तक अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो अपने चैनल पे जाइए, वहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, फुली वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, ऑलरेडी आप कह सकते हैं वो अपलोडेड है, तो एक बार चेक कर लीजिए। ओलंपिक खेलों से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता उसमें से आपको। ठीक है ना। चलिए जी, अब हम थोड़ी इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। इनका नाम है विवेक कुमार अग्निहोत्री। विवेक कुमार अग्निहोत्री, जिन्हें हम डॉक्टर विवेक कुमार अग्निहोत्री के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1945 में। किस वजह से जाने गए हैं ये हमारे भारत में? तो ये आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, आंध्र प्रदेश कैडर। और कौन से? तो आप कहेंगे 1968 के आईएएस। तो हम इनको क्यों याद कर रहे हैं? आईएएस अधिकारी तो बहुत रह चुके हैं, इनको हम इस वजह से याद कर रहे हैं ताकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ पाऊं। राज्यसभा के महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। राज्यसभा के महासचिव ये कब से कब तक रहे? तो फिर आपको लिख देना है 29 अक्टूबर 2007 से लेकर 30 सितंबर 2012 तक ये राज्यसभा के महासचिव के रूप में कार्यरत रहे। राज्यसभा जो हमारे संसद का उच्चतम सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब आप ये बताइएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको लिख देना है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। राज्यपाल, अब थोड़े ही दिन पहले न्यूज में मैंने आपको कवर किया था, करंट अफेयर्स की कक्षाओं में मैंने आपको बताया भी था, 6 नए राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यपालों को रीशफल किया गया है, यानी कि उनकी अदला बदली की गई है। एक केंद्र शासित प्रदेश में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर देखें मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के सभापति करते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है और जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं पहले। तो शुरुआत कर लेते हैं जयंती से, जिनकी आज जयंती है। ये चेहरा आपने शायद देखा भी होगा मूवीज में, मूवीज में ना देखा होगा तो राजनीति करते हुए इनको आपने जरूर देखा होगा। इनसे संबंधित आपसे एक करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये अभिनेता रहे हैं और एक राजनेता भी रहे हैं। अभिनेता होने के साथ साथ ये राजनेता भी रहे। इनको आपको पता है, ये क्वेश्चन बता दो ताकि आपको पता चल जाए कैसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है।
भारतीय राज्य तमिलनाडु के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक विजयकांत को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो जल्दी से आप बताओ ये कौन सा ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा 2024 तो आपने बिल्कुल ठीक बताया है। 2024 में इनको सम्मानित किया गया है इनकी मृत्यु के बाद। यहां पर आपको पता है ये इनकी धर्मपत्नी है। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? प्रेमलता। तो प्रेमलता ने अपने पति के लिए इस पद्म भूषण को स्वीकार किया। और आपको पता है हमारे भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान होते हैं पद्म। शुरुआती दौर की बात करें तो पहला होता है भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण और चौथे नंबर का पद्म श्री। तो भारत के ये जो 4 सर्वोच्च सम्मान हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। तो चलो थोड़ी सी बातें कवर कर लेते हैं विजयकांत के बारे में। विजयकांत का जन्म आज ही के दिन 1952 में हुआ था। 1952 मदुरै क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। कहां से? यानी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आप कहेंगे तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और इनको इसी साल मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 28 दिसंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई थी। और अभिनेता कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के ये नेता रहे हैं? तेलुगु भाषी जो इंडस्ट्री है उसके ये नेता रहे हैं। जैसे हिंदी भाषा की अलग फिल्में बनती हैं, अब तो चलो पेन मूवीज बनने लगी हैं कि उसकी जो आप कह सकते हैं वॉइस ओवर दे दिया जाता है। फिल्में एक ही फिल्म को अलग अलग भाषाओं में प्रसारित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो हैं तेलुगु भाषा में ज्यादातर काम करते रहे। और इनका जो नाम था, इन्होंने एक 100वीं फिल्म बनाई थी, उसका नाम रखा था कैप्टन प्रभाकरन। और इस वजह से इनको नाम क्या दिया गया? कैप्टन विजयकांत इनको नाम दिया गया। कैप्टन विजयकांत इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने जो 100वीं मूवी बनाई उसका नाम था कैप्टन प्रभाकरन, इसी वजह से इनको ये नाम दिया गया। ठीक है ना। तो कई बार अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर कैप्टन विजयकांत लिखा होगा और पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कैप्टन विजयकांत को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया। तो इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको बड़ा सिंपल सा है। ठीक है ना। चलिए, इनकी जो फिल्में हैं ज्यादातर हिंदी में डब की गई हैं, शायद आप देख भी सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। क्लियर हुआ? चलो जी, अब हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये चेहरा आपको बाद में बताएंगे कौन है ये, पहले आप एक क्वेश्चन बताओ। चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जल्दी से बताओ। पहला कदम एक चुटकुला भी बनाया जाता है, पहला कदम दूसरा कदम किसने रखा? जाहिर सी बात है 2 पैर होंगे तो दोनों पैर पहला व्यक्ति ही रखेगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति बने। ठीक है ना। राकेश शर्मा की बात करें तो हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। क्लियर हुआ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में गए हुए थे माइकल कॉलिंस इस टाइम। ठीक है। तो जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1930 को इनका जन्म हुआ था ओहियो नाम की जगह पे। ओहियो वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 अगस्त 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? ओहियो अमेरिका में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। ये किस रूप में जाने गए? तो ये अंतरिक्ष यात्री हुए हैं और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। क्लियर हुआ ना आपको इनके बारे में? दुनिया के पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने चांद पर कदम रखा, तो फिर इनका नाम लिख देना। वैसे भी पूछ लिया जाए चांद पर रखने वाले दुनिया के पहले, अमेरिकी शब्द ना भी यूज किया जाए तो भी इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है ना। तो चलो बहुत बढ़िया। और 1971 में कहा जाता है कि इन्होंने नासा को छोड़ दिया था और बाद में इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा स्टडी करने लगे। हृदय इनका जो एक
हार्ट अटैक की दिक्कत थी और उस वजह से इन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, लेकिन इनकी हालत बिगड़ती चली गई और 2012 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये फोटो आप देख सकते हैं। हालांकि कई फोटोज जो हो सकती थी वो इसमें ऐड नहीं की गई हैं। कोई बात नहीं, फिर कभी आपको वो दिखाएंगे। ठीक है, जो इनके साथी भी गए हुए थे। ठीक है उसमें। चलो ये तो इनकी है। अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम अहमद फराज। अहमद फराज का नाम आपने जरूर सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इनका नाम ना सुना हो। इनका जन्म 12 जनवरी 1931 को हुआ था, कोहट नाम की जगह पे। 1931 में आपको पता है पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई? तो वो हुई थी इस्लामाबाद में। कब की बात है? 2008 की बात है। तो इस्लामाबाद कहाँ पर है? तो ये तो पाकिस्तान में है। जन्म से ये हिंदुस्तानी थे और नागरिकता से ये पाकिस्तानी थे। और ये किस रूप में? हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रहे। तो ये उर्दू भाषी कवि रहे हैं। उर्दू भाषी कवि होने के साथ साथ इन्होंने फारसी भाषा में भी अपना रुतबा जमाया। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। विश्व प्रसिद्ध उर्दू कवि अहमद फराज का वास्तविक नाम क्या था? इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? सैयद अहमद शाह अली इनका वास्तविक नाम था और ये अहमद फराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। फराज नाम से इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आप एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। शायरी की दुनिया में अगर देखा जाए तो इनका नाम बड़े शान से लिया जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इनके बारे में जैसे हम बात करें तो कुछ शेरों मैं इनके बारे में जो लिखे इनके द्वारा लिखे गए वो मैं पढ़ता हूं। वो पास नहीं एहसास तो है, एक याद तो है, एक आस तो है, दरिया ए जुदाई में देखो तिनके का सहारा कैसा है। मुल्कों मुल्कों घूमे हैं बहुत, जागे हैं बहुत, रोए हैं बहुत, अब तुमको बताएं क्या यारो दुनिया का नजारा कैसा है। ए देश से आने वाले मगर तुमने तो ना इतना भी पूछा, वो कवि की जिसे बनवास मिला वो दर्द का मारा कैसा है। तो इस तरह की रचनाएं जो थी वो इनके द्वारा लिखित हैं। आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। तुम भी खफा हो लोग भी बहरम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन के बुरे हैं हम दोस्तों। कुछ आज शाम ही से है दिल भी बुझा बुझा, कुछ शहर के चिराग भी मद्दम हैं दोस्तों। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं वो इनके द्वारा लिखी गई थी। आप इनके जो लिखे गए शायर हैं वो पढ़ भी सकते हैं। शेर बोलते हैं उसको, जो लिखता है वो शायर कहलाता है और जो लिखी गई लाइनें होती हैं वो शेर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखे गए शेर आप पढ़ लीजिएगा। आज इनकी क्या है? पुण्य तिथि है। अब इनके बारे में जान लेंगे। इनका क्या नाम है? मखदूम मुइयुद्दीन। मखदूम मुइयुद्दीन के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करना। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भारतीय कवि मखदूम मुइयुद्दीन का जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर आपने इसमें लिखा होगा हैदराबाद तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। हैदराबाद पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो कई बार आंध्र प्रदेश लिखा है तो घबरा मत जाना। 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था ये हैदराबाद, और 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग राज्य बना दिया गया तो तेलंगाना की राज्य राजधानी बना दी गई हैदराबाद को। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये हैदराबाद। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ तो आपको पता होना चाहिए। 4 फरवरी 1908 को इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे हम तो वर्तमान की दृष्टि से इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में।
ठीक है ना। एक सेकंड, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक, दोबारा लिख देते हैं। तेलंगाना। 2014 से पहले तेलंगाना नाम का कोई भी आप कह सकते हैं अलग से राज्य नहीं था। 25 अगस्त 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? हैदराबाद में ही इनकी मृत्यु हुई, यानी कि वर्तमान की दृष्टि से जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ये भी किस भाषा के ये कवि रहे हैं? उर्दू भाषा के कवि रहे हैं ये, एक अच्छे शायर रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना है गुल ए तर। कब की द्वारा लिखित है ये? 1961 की है। बिसात ए रक्स नाम से इनकी रचना थी, जो कि 1966 में लिखी गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ये कवि रहे होंगे। मखदूम मोइनुद्दीन शायरी की दुनिया में भी आ गए थे जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो लोगों को एक जागरूक करने की दृष्टि से इन्होंने शायरियां भी करनी शुरू कर दी थी, और ये एक क्रांतिकारी कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इनकी जो नज़म है शायद आपने सुनी भी होगी, ये जंग है, जंग आज़ादी। ठीक है, तो आप एक बार सुन के देख लेना इनकी। ये उस वक्त है, ये उस वक्त की बात है जब आज़ादी की बात चल रही थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो ये आज़ादी का तराना बन गया था इनकी ये नज़म। तो एक बार इनकी जो लिखी गई रचना है वो आप पढ़ लीजिएगा। चलो जी, अब हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में तो आप बखूबी जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय इनका नाम है। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म 24 मार्च 1892 को हुआ था। कहाँ पर? उज्जैन में। और ये उज्जैन वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पड़ता है? तो ये तो मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1972 को हुई थी। ठीक है ना। अब पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताओ। हरिभाऊ उपाध्याय भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, चित्रकार थे, वैज्ञानिक थे, या फिर साहित्यकार थे? चेहरे से भी आप अंदाजा लगाएं तो शायद बता सकते हैं आप, ये एक साहित्यकार हुए हैं। ठीक है, हमारे भारत के हिंदी भाषी साहित्यकार हुए हैं। हिंदी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा, और इनके साहित्य में आपको राष्ट्र सेवा की जो भावना है वो भी दिख जाएगी। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो कौन कौन सी हैं? तो एक रचना का नाम आता है सर्वोदय की बुनियाद। ठीक है, इनकी एक रचना और है जो बड़ी प्रसिद्ध रही, बापू के आश्रम में। बापू के आश्रम में ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी नाम आप लिख देना, हरिभाऊ उपाध्याय का। हमारा कर्तव्य और युग धर्म ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। विश्व की विभूतियां नाम से रचना इन्होंने लिखी। एक रचना और लिख देता हूं, चलो, प्रियदर्शी अशोक। तो ये रचना भी किसने लिखी थी? तो नाम आएगा हरिभाऊ उपाध्याय का। हिंदी साहित्य को इन्होंने नया आयाम दिया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। पटाभी सीतारमैया के द्वारा जो एक रचना लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, उसका हिंदी में अनुवाद करने का इन्होंने कार्य किया था। तो इस प्रकार इनके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में बखूबी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से आज की बातें यहीं पर संपन्न हुई। जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जयंती है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, केवल करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है।
करंट अफेयर्स की कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, उसके लिए सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है। लेकिन ये जो आपकी सीरीज है आज का इतिहास सीरीज, ये आपकी हफ्ते के 7 दिन चलती है, हरदम चलती है। ठीक है ना। तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप क्लास कर ही रहे हैं, इसके अलावा टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एड्यूरोही24 आप सर्च कर लीजिए। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।